इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल और मंत्री परिषद फिर आमने सामने। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद हालिया घटनाक्रम जिसके कारण ये चर्चा में है, उसके बाद कुछ मुख्य संवैधानिक उपबंध के बारे में जानेंगे, उसके बाद राज्यपाल की भूमिका पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संघ सरकार के प्रयास जानेंगे इस दिशा में, उससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो जल्दी से देख लेते हैं आज की न्यूज। आज की हमारी न्यूज रोल ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है, पर चूंकि यह मामला राज व्यवस्था से जुड़ा है तो इसलिए इसे जीएस पेपर 2 से लिंक करेंगे। दरअसल हाल ही में केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान फिर से चर्चा में है। यह पहला मामला नहीं है जब वह चर्चा में है। इससे पहले भी वह एक राजकीय सम्मेलन के दौरान उनके साथ हुए अशोभनीय व्यवहार के कारण चर्चा में थे। पर यह मामला प्रोटोकॉल का नहीं है बल्कि यह संवैधानिक लड़ाई है, तो जिसके कारण राज्यपाल का जो कार्य होता है वह चर्चा में है। इससे पहले भी राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में तनाव के मामले देखे गए हैं, जैसे कि जब महाराष्ट्र की सरकार बनी थी तब इन दोनों के बीच में तनाव देखा गया था और अब ये फिर से चर्चा में है। तो अब देख लेते हैं कि आखिर हाल ही में ऐसी क्या घटना हुई है। दरअसल हाल ही में राज्यपाल ने केरल मंत्री परिषद के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी, जिसे हम सत्राहूत भी कहते हैं। इसमें जो राज्यपाल है उन्होंने मंत्री परिषद की जो सलाह मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने जो ये सत्र बुलाने की उन्होंने जो उनको वो दिया था, सिफारिश की थी, उसको उन्होंने मना कर दिया है और उनको मानने से इनकार कर दिया है। इस घटना से रिलेट होकर कुछ सवाल ऐसे उठते हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। तो देख लेते हैं वो सवाल क्या है। क्या राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद की सलाह और सहायता को ठुकरा सकते हैं? पहला सवाल यह है। उसके बाद राज्यपाल के पास कुछ स्थितियों में स्व विवेकाधिकार है, तो क्या उसका क्षेत्र अधिकार इतना अधिक है कि वे एक बहुमत वाली सरकार की सत्र बुलाने की सिफारिश को ना माने? क्या राज्यपाल को मंत्री परिषद की हर बात मानना जरूरी है? इसके बाद अगर सरकार अल्पमत में है, यानी कि उसकी बहुमत नहीं है, वो कम मत में है, तो क्या राज्यपाल के स्व विवेक का अधिकार का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है? क्योंकि ये सामान्यतः देखा गया है कि जो अल्पमत की सरकार होती है उन्हीं में ये प्रॉब्लम आती है, जो बहुमत की सरकारें होती हैं उनमें नहीं होती। तो अगर ये अल्पमत की है तो क्या राज्यपाल के स्व विवेक का अधिकार जो है उसका रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल को कई मुद्दों में जो है स्व विवेक का भी अधिकार दिया जाता है कि वो खुद से फैसला ले सकता है। इसके बाद तो अब देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद। सबसे पहला है अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके बाद अनुच्छेद 163, इसके दौरान इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख इसमें किया गया है कि मंत्री परिषद की वो सलाह ले सकता है। इस अनुच्छेद का खंड 1 कहता है कि जिन बातों को संविधान में बताया गया है या जिन बातों में अपेक्षा की गई है राज्यपाल से कि वो स्व विवेक का उपयोग करे, उसके अलावा जो भी बातें होंगी उसमें वो मंत्री परिषद की सलाह ले सकता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 163 का खंड 2 क्या कहता है। इसके मुताबिक स्व विवेक पर राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसका खंड 3 क्या कहता है। इसके अनुसार मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह जो दी जाएगी मंत्री परिषद द्वारा, उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानमंडल के किसी सदन या सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने या फिर विधानसभा को विघटित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है 174 अनुच्छेद में, और यह भी कहा गया है कि जो 2 सत्र होंगे उनके बीच में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ उपबंध। उसके बाद जान लेते हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। सबसे पहले देखते हैं 2016 का जो निर्णय था हमारी न्यायालय का। उसके अनुसार बहुमत वाली सरकार अगर राज्यपाल को कोई सलाह देती है तो उसको मानने से राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता, अगर वो सलाह संविधान के विपरीत नहीं है। यह भी इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 174 कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 174 जो है उसका इस्तेमाल राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही करना चाहिए। इसके बाद यह भी कहा गया है कोर्ट में कि यह
जो विधानसभा को विघटित करने या सत्र बुलाने की जो उसकी शक्ति है, वो उसका कर्तव्य है राज्यपाल का, ना कि उसकी कोई शक्ति। जो भी ऊपर जो कार्य बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह राज्यपाल का कर्तव्य है, ना कि उसकी शक्ति। आगे जान लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि अल्पमत की सरकार की स्थिति में स्वविवेक का इस्तेमाल जो है संभव माना गया है, पर उस पे भी कई मामलों में जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला है दिल्ली उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद में, जिसमें कोर्ट का मानना था कि दिल्ली सरकार बहुमत में है तो राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता होगी कि वह मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के आधार पर ही निर्णय ले। इसमें यह भी कहा गया है कि स्वविवेक का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, ना कि हर किसी स्थिति में या फिर सभी सामान्य परिस्थितियों में अगर स्वविवेक का इस्तेमाल किया जाएगा तो मंत्री परिषद की जो है सलाह वो कब ली जाएगी। तो ऐसा कहा गया है कि स्वविवेक का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में ही होना चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ संघ सरकारों के प्रयासों के बारे में। इसमें कई सारी सिफारिशें दी गई हैं, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद के पास अगर बहुमत है तो मंत्री परिषद की सलाह लेना राज्यपाल के लिए बाध्य होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो इसमें अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए, यानी कि लास्ट ऑप्शन के तौर पर। इसके बाद अनुच्छेद 356 जो है उसका इस्तेमाल करने से पहले राज्य को एक चेतावनी देनी भी जरूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में। राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अब जान लेते हैं पूंछी आयोग के बारे में। इसमें कहा गया है कि राज्य के हितों के संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 356 में संशोधन की सिफारिश की गई थी। इसी तरह एसआर बोम्मई मामला हम देखें तो उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 356 है उसका लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही जो है उसका यूज होना चाहिए। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां। सबसे पहली चुनौती है जब केंद्र और राज्य सरकार दो अलग अलग विपरीत दलों की होती हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि जो राज्यपाल का पद है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद दूसरी चुनौती है स्वविवेक की शक्ति को सही तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, तो यह जो है कि इसमें परिभाषित नहीं है यह सही रूप से, तो यह चुनौती है। इसके बाद संविधान स्वविवेक पर प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि संविधान यह कहता है कि जो स्वविवेक है वो राज्यपाल जो है जिन मामलों में उन्हें लगे कि वो स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है वो कर सकते हैं, अगर उन्हें नहीं लगता तो वो मंत्री परिषद की सलाह ले सकते हैं। तो ऐसा संविधान कहता है कि इसमें जो है प्रश्न उठाने की कोई इजाजत संविधान के द्वारा नहीं दी गई है। इसके बाद राज्यों में सरकार के अल्पमत में आ जाने की बारंबारता, क्योंकि जो है बार बार जो है सरकारें जो है अल्पमत में आती हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो। सबसे पहले है विभिन्न रिपोर्ट्स की सिफारिशों पर विचार, जो कि अलग अलग आयोगों द्वारा दी जाएंगी जो रिपोर्ट्स हैं उन पर जो है उनकी सिफारिशों पर विचार करना जरूरी है। इसके बाद एसआर बोम्मई के मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका पालन होना जरूरी है। इसके बाद शक्तियों का इस्तेमाल करते समय पूर्वाग्रह ग्रसित ना हो और जो राज्यपाल है। इसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अनुसरण करना भी जरूरी है। तो अब जान लेते हैं आपका आज का सवाल। संविधान में उपबंधित और विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपाल से अपेक्षित स्वविवेक के संबंध में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि उक्त के संबंध में संविधान के कतिपय उपबंध केंद्र और राज्यों के बीच मुख्य सरोकार है? तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।